हम्म, तो कल की क्लास के बाद आज हम लोग इल्तुतमिश की कहानियाँ नोट कर लेंगे और कुछ बातें अभी मैंने आपको बताई। कहाँ तक क्लास लिखा? यद्यपि कि कुछ ऐबक के संरक्षकों ने इल्तुतमिश के सुल्तान बनने का विरोध किया। इल्तुतमिश के सुल्तान बनने का विरोध किया, लेकिन जब इल्तुतमिश ने अपना मुक्ति पत्र के आगे लिख लीजिएगा, दासता से मुक्ति, मतलब जो उसके विरोधी थे वो कह रहे थे ये तो स्वतंत्र आदमी ही नहीं, दास है, तो दास का दास है तो कैसे राजा बनेगा, ठीक है। तो मुक्ति पत्र क्या लिख रहा था, जब इल्तुतमिश ने अपना मुक्ति पत्र दिखाया तब उनका विरोध शांत हुआ। लाइन चेंज करके लिखिए। इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता की स्वीकृति को मजबूत करने के लिए या अधिक मजबूत करने के लिए, इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता की स्वीकृति को अधिक मजबूत व अस्थायी करने के लिए, ऐसा भी लिख सकते हैं, करने के लिए उसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल-मुंतसिर बिल्लाह से स्वीकृति या आधिकारिक स्वीकृति, कुछ भी लिख लीजिए, से स्वीकृति प्रदान की, प्राप्त की या आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त की, जिसके बाद वह खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना गया। उसने, कॉमा करके लिख लीजिए, उसने अपने सिक्कों पर स्वयं को खलीफा का दूत प्रदर्शित किया, प्रस्तुत किया और उनके नाम पर सिक्के चलवाए। उनके नाम के सिक्के चलवाए। फिर लाइन चेंज करके लिखिए। क्योंकि वह शमसी वंश से संबंधित था, जैसे कुतुबी वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी वंश इल्तुतमिश, ठीक है। क्योंकि वह शमसी वंश से संबंधित था, इसलिए दिल्ली में एक नवीन राजवंश की शुरुआत हुई। क्योंकि वह शमसी वंश से संबंधित था, इसलिए दिल्ली में एक नए राजवंश की शुरुआत हुई।
ठीक है, कॉमा करके लिख लीजिए। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला वो पहला सुल्तान था। इसके पहले लाहौर थी ना राजधानी, तो लाहौर से बदल के दिल्ली कौन ले जाएगा? इल्तुतमिश ले जाएगा। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला वह प्रथम सुल्तान था। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखिए। क्योंकि दिल्ली सल्तनत अभी एक नवीन और अस्थिर साम्राज्य है, नवीन और अस्थिर साम्राज्य है, इसलिए उसे काफी समस्याओं का सामना करना होगा। जैसे नंबर 1, यालदौज और कोबाचा। यालदौज और कोबाचा। नंबर 2, मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों का आक्रमण। नंबर 3, बिहार, बंगाल आदि राज्यों का पुनर्संगठन। मतलब ये लोग अपने आप को अब स्वतंत्र मानने लगे थे, तो पुनर्संगठन। नंबर 4, राजपूत। ठीक है, तो ये कुछ समस्याएं हैं उसके सामने जिसको उसे धीरे धीरे टैकल करना है। अभी हम लोग अलग से लिखते समय बात करेंगे कि मंगोलों के आक्रमण के समय पूरी स्टोरी क्या रही, मंगोल कैसे बने और कैसे आए, किसके समय में पहली बार आए, किसके समय में बाद में आए। ठीक है, तो इन सारी बातों पे भी हम एक अलग से टॉपिक लिखवा करके मंगोलों का इतिहास या उनके बारे में सभी बातें रिलेट कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक आपने बातें लिखी, आगे लिखिए। क्योंकि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को अस्थायी बनाया और उसके प्रमुख अंगों की स्थापना की। स्थायी बनाया, प्रमुख अंगों की स्थापना की और प्रारंभिक चुनौतियों का सामना किया। और प्रारंभिक चुनौतियों का सामना किया, इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखिए। उसका अंतिम अभियान खोखरों के विरुद्ध युद्ध रहा। ठीक है, एक्चुअली बमियान एक जगह है, तो बमियान की तरफ उसने कूच किया। वहां पर खोखर जनजाति है, आप देख रहे हैं खोखर और जाट जनजाति, एक बर्बर जनजाति कई लोगों के सामने आ चुकी है, तो उन्हें इसे समाप्त करना है। बमियान की तरफ वो जा रहे हैं और वहां का जो शासक है वो जियाउद्दीन मंगबरनी जो है ना, उसी का दास है। इसका मतलब एक तरीके से देख सकते हैं कि उसी का एक अधिकारी व्यक्ति वहां पर शासन कर रहा है, तो उसी को हराने के लिए ये आगे बढ़ते हैं। रास्ते में बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ने पर इनको वापस दिल्ली लाया जाता है, लेकिन 1236 में
इनकी डेथ हो जाती है। तो क्या लिखा है, इनका अंतिम आक्रमण खोखर जनजाति के विरुद्ध रहा। रास्ते में बीमार पड़ने के कारण उसे राजधानी दिल्ली लाया गया, जहां 1236 में, मतलब 30 अप्रैल 1236, जहां 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। लाइन चेंज करके लिखिए। इल्तुतमिश ने संगठित शासन के लिए चालीस गुलाम सरदारों का एक समूह बनाया। संगठित शासन के लिए 40 गुलाम सरदारों का एक समूह बनाया, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता है या तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया तुर्कान ए चहलगानी का संबंध किससे है, इल्तुतमिश ने उसको गठित किया। ठीक है सर, अगले पॉइंट में लिखिए। इल्तुतमिश ने भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत की। एकता पद्धति, एकता प्रणाली की शुरुआत की। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ भूमि होता है। जिसका अर्थ भूमि होता है। इसके अंतर्गत सैनिक अथवा किसी अमीर व्यक्ति को एक भूमि दी जाती थी, जिससे उन्हें राजस्व वसूल करना होता था। मैं इसको थोड़ा समझा दूं आपको कि राजस्व वसूल करने का मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एक सैनिक है और उसे हम 30,000 महीना देते हैं, तो अब अगर उसको हम हर महीने 30,000 दें तो हमारे अपने राजस्व से जा रहा है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, उसे इक्तेदार बना दिया कि तुम जाओ फला जगह पे एक जमीन है, उसकी देखरेख तुम करोगे, उसमें खेती करो, उसमें प्रशासनिक एक्टिविटी करो, कुछ भी करो, वो तुम्हारी जगह है, तुम्हें उसी से कमाना है और अपनी सैलरी निकालनी है, और एक्स्ट्रा राजस्व हो तो हमें भी भेज देना है। उसका दो बेनिफिट हुआ, एक तो वह जमीन काम की हो गई जो फालतू पड़ी थी, दूसरी बात उसकी देखरेख और ज्यादा कमाने के लिए उसको बेहतर बनाने का वो प्रयास करेगा, 30 के बजाय 40 मिल जाएगा। और चलो अगर 5,000 भी अगर एक्स्ट्रा आता है राजस्व में, तो अभी तक तो 30 जा रहा था, अब तो 5 आ रहा था, इसका मतलब लगभग 35,000 की कमाई होगी हर महीने। तो एकता में दी गई भूमि, लेने वाला इक्तेदार, और धीरे धीरे वो प्रांत ही एकता प्रांत कहलाने लगे। जो प्रांत जैसे उनको अच्छा ये कोई परमानेंट नहीं है, नहीं सोचो तुम्हारी हो गई तो अब जीवन भर तुम्हारी। तुम जब तक काम कर रहे हो तब तक इक्तेदार तुम वहां के हो। तुम अगर कल से ना छोड़ देते हो तो तुम्हें किस बात की इक्तेदारी, फिर हम किसी नए व्यक्ति को इक्ता दे देंगे उस जमीन को। ये कोई परमानेंट ओनरशिप नहीं है, और ना तो ये वंशानुगत है कि मतलब वो और उनके बाद उनका लड़का। हाँ, अगर वो लड़का अधिकारी है और वो कहें कि ठीक है तुम्हें भी दे दिया जाए, वो अलग कोई अपवाद हो सकता है,
लेकिन इक्तेदारी व्यवस्था कोई अनुवांशिक व्यवस्था नहीं है कि एक बार मिल गई तो उसके बाद तुम्हारा लड़का, फिर उसके बाद उनका लड़का, ऐसे नहीं चलेगा। अग्री? तो इक्ता देने से कहीं ना कहीं जमीन भी मैनेज हो रही थी जो एक्स्ट्रा थी। आज के जैसे मारी मारा थोड़ी थी 20/40 के लिए, उस समय तो काफी जमीनें थी, जनसंख्या कम थी तो आसानी से बांटा जा सकता था और आसानी से नियंत्रण भी किया जा सकता है। समझ रहे ना? तो इक्तेदारी व्यवस्था लिखिए, लाइन चेंज करके लिखिए। इक्ता के अधिकारी इक्तेदार कहलाते थे। इक्ता के अधिकारी इक्तेदार कहलाते थे। वैसे तो अगर और डिवीजन पे चले तो इक्तादार भी 2 वर्गों में थे। जैसे तुर्काने चहलगानी में भी अलग अलग वर्ग के सैनिक थे। हम किसी को तुर्कदास कहते थे, हम किसी को तजिक कहते थे, बट वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, जो आपके बहुत काम की नहीं। तो इक्तेदारी में भी एक बड़े, मतलब पहले इक्तादार एक दूसरे इक्तादार हो रहे हैं। तो बड़े से समझ सकते हो, जो बड़े लोग हैं जिनको बड़ा इक्ता मिल रखा है, महत्वपूर्ण लोग हैं, उनको पहले इक्तादार कहा जाएगा। और जो छोटे अधिकारी हैं, मात्र सैनिक हैं, तो उन्हें हम लोग दूसरे दर्जे का इक्तेदार कह सकते हैं। तो जो पहले दर्जे का इक्तादार है वो उसके मान में बड़ा प्रांत है, उसके पास एक तरीके से वो प्रांतीय गवर्नर के रूप में है, सब कुछ उसी को देखना है। वो वहां पे क्या कर सकता था? कानून व्यवस्था देखता था, लगान वसूलता था, मुकदमों की सुनवाई भी कर सकता था। एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया। और सोच लीजिए जैसे प्रतापगढ़ एक जिला है और उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहीं कहीं सबका अधिकारी है। अब अगर उसी में किसी एक छोटे अधिकारी को छोटा सा प्रांत दे दिया जाए कि लो तुम इसकी देखरेख करके अपनी सैलरी निकाल लो, तो वो छोटे इक्तेदार हो गए, दूसरे इक्तेदार हो गए। तो इसको नॉट गोइंग इन डिटेल, बस इतना ध्यान रखिए कि पहला ऐसा तुर्क सरदार इल्तुतमिश है जिसने आर्थिक चीजों पर भी ध्यान दिया है कि जो जमीन फालतू पड़ी है उसको जमीन को सदुपयोग करो। अब चाहे तो वो अपने लाभ के लिए किया हो, लेकिन जब इतिहासकार पढ़ने लगते हैं तो वो ये भी तो देखते हैं कि जमीन का सदुपयोग करने वाला एक व्यक्ति है। तो कहा जाता है कि इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने दोआब को आर्थिक महत्व के रूप में समझा। दोआब के क्षेत्रों में कृषि, इक्ता किसको, जैसे महत्वपूर्ण कोई जगह है तो किसको देनी है, कम महत्वपूर्ण है तो किसको देनी है। पहला शासक, हालांकि अब देखो बहुत दिन एवं जिए नहीं हो सकता है कि काम ऐबक कर रहे होते तो हम उनको प्रथम शासक कह रहे होते, लेकिन चूंकि उसके बाद इल्तुतमिश ने ये सब किया है तो भाई इतिहास के अनुसार तो वो तो पहला ही आदमी। हम ये जरूर कह सकते हैं कि कोई भी रहता तो करता है, लेकिन अब किया तो उसने है ना। तो इसीलिए अगर कोई पूछे कि दोआब के क्षेत्र को महत्वपूर्ण या महत्व देने वाला, उसके महत्व को समझने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन सा है, तो वो तुर्क शासक कौन सा है? इल्तुतमिश है। चलिए लाइन चेंज करके लिखिए। इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम शाही सेना का गठन किया, या शाही सेना के गठन का विचार किया नहीं था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम, मतलब पहली बार, शाही सेना के गठन का विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, अब देखो शाही सेना क्या होती है? सेना ही है बस जो राजा के नियंत्रण में है, सीधे डायरेक्ट ऑर्डर किसके फॉलो करेगी? राजा के। तो जो केंद्र के नियंत्रण में सेना होगी वो शाही सेना कहलाएगी। तो सबसे पहले शाही सेना का कॉन्सेप्ट किसका है? इल्तुतमिश का है। ठीक है, लाइन चेक करके लिखिए। सेना का विभाग दीवान ए आरिज कहलाता था। और उसकी देखभाल करने वाले को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। तो आरिज की जब बात आए तो आप सेना पे चले जाइएगा, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक कहा जाता था।
लाल वस्त्र उस समय न्याय का प्रतीक माना जाता था। लाल वस्त्र उस समय न्याय का प्रतीक माना जाता था। इतिहासकार इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान के महल के सामने संगमरमर के 2 सिंह बने हुए थे। सुल्तान के महल के सामने संगमरमर के 2 सिंह बने हुए थे, जिसमें या जिनके गले में घंटियां लटकती थी। जिनके गले में घंटियां लटकती थी। कोई भी पीड़ित व्यक्ति उन घंटियों को बजाकर न्याय की मांग कर सकता था। कोई भी पीड़ित व्यक्ति उन घंटियों को बजाकर न्याय की मांग कर सकता था। ठीक है, लाइन चेंज करिए। सुल्तान के पश्चात न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कुजात कहलाता था। काजी लिख लीजिए, दबर भी चलेगा, पूरा लिख लीजिए तो काजी उल कुजात कहलाता था। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, मतलब सबसे अधिकारी तो सर्वोच्च क्या था, सुल्तान। उसके बाद जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो कौन है? काजी उल कुजात कहलाता था। सुल्तान ने हिंदू सरदारों को भी अपने क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार दिया था। हिंदू शासकों या हिंदू सरदारों को भी अपने क्षेत्रों पर राज्य करने का अधिकार दिया था। लाइन चेंज करके लिखेंगे। इल्तुतमिश का शासनकाल मुद्रा प्रणाली के लिए अति आवश्यक है। यह विशेष महत्व रखता है। इल्तुतमिश का शासनकाल मुद्रा प्रणाली के लिए महत्व रखता है। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। ठीक है, जीतल और टंका प्रचलित किया। अगर कोई पूछ ले इस पर किसका नाम होता था तो खलीफा का हुआ करता था। उसने स्वयं के लिए भी उस पर कुछ बातें, जैसे तेजस्वी सूर्य, सदा विजयी इल्तुतमिश ना, ऐसा करके कुछ नाम जो है वो लगाता था। ठीक है, शिव का नंदी प्रकार का भी कल चर्चा हुई थी इसमें। तो वो कुछ कहीं ना कहीं ऐसे सिक्के भी चलवाता था जिससे ये पता लगता था कि वो सम्राट है, लोग भूल न जाए। तो ऐसा भी करता था। नोट में लिख लीजिए एक बार, चांदी का टंका 175 ग्रेन का होता था। ठीक है, नोट में लिखा चांदी का टंका 175 ग्रेन का होता है। नोट नंबर 2 लिखिए। अच्छा, इनका टंका कितने का था? चांदी का ना, 175 ग्रेन।
लाइन चेंज करके लिखिए। आगे चलकर बलबन ने सोने का टंका और सिकंदर लोदी ने तांबे का टंका जारी किया। आगे चलकर बलबन ने सोने का टंका और लोदी ने तांबे का टंका जारी किया। मेंशन करिए। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। कॉमा जोधपुर में अतारकिन का दरवाजे का निर्माण कराया। अतारकिन का दरवाजा, अतारकिन का दरवाजा। लाइन चेंज करिए। भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को प्राप्त है। भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को प्राप्त है। इनका एक पुत्र है नसीरुद्दीन महमूद, उन्हीं पर पहला मकबरा इन्होंने बनाया था जिसका नाम है सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है वो इल्तुतमिश ने बनवाया। भारत में मकबरों की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने करी। ठीक है ना, लाइन चेंज करके लिखिए। नसीरुद्दीन महमूद, अपने उनका पुत्र था एक नसीरुद्दीन महमूद, और उन्हीं कब्र पर सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ऐसे याद रखना, सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा। तो कभी ये पूछ ले सुल्तानगढ़ी मकबरा किसका है, वैसे पूछेगा नहीं, नसीरुद्दीन महमूद का है। किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। और इसी तरीके से पहला मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। तो हमारे देश में मकबरे के निर्माण की पद्धति का श्रेय किसके पास चला गया, इल्तुतमिश के पास। शुरुआत उन्होंने करी। एक लास्ट लाइन लिखिए। बदायूं में उसने हाउज ए शमसी तथा शमसी ईदगाह का निर्माण कराया। हाउज ए शमसी, ये ईदगाह है। ईदगाह समझते हैं, जिसमें साल भर में जब ईद होती है तभी नमाज पढ़ी जाती है। तो ईदगाह में रोज, मस्जिद अलग है, ईदगाह अलग है। मस्जिद में रोज नमाज होती है, ईदगाह में केवल साल भर में एक बार होती है। साल भर में एक या दो बार, शायद बकरीद, ईद, ऐसे कुछ मतलब प्रमुख जो होते हैं वो वहां पे होते हैं। ठीक है। हाउज ए शमसी तथा शमसी ईदगाह, हौज ए शमसी तथा शमसी ईदगाह। हौज ए शमसी तथा शमसी ईदगाह। शमसी से आपको पता है, शमसी वंश है उसका, शमसी उसका वंश है। जैसे कुतबी वैसे शमसी, तो वैसे ही शमसी से वैसे भी इल्तुतमिश याद आ जाए। तो हौज ए शमसी या शमसी ईदगाह का निर्माण किसने, इल्तुतमिश ने किया। हाँ, हौज ए शमसी तालाब है और शमसी ईदगाह है, दो बोला है मैंने। हौज ए शमसी तथा शमसी ईदगाह का निर्माण कर रहा है। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखिए। उसने सबसे पहले दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण कराया। उसने सबसे पहले दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की या निर्माण कराया, जिसका नाम मदरसा ए मुइज्जी रखा।
मदरसा ए मुइज्जी, मु ई आधा जा पूरा जा बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, मुइज्जी रखा। एक्चुअली कहा जाता है कि ये नाम जो है वो मोहम्मद गोरी के नाम पर है, मुइज्जी महमूद ऐसा कुछ करके उनका नाम था मोहम्मद गोरी का। तो इसीलिए पहला मदरसा जो बना वो गोरी के नाम पर बनाया गया। और किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनाया। लाइन चेंज करके लिखिए। उसके दरबार में मिनहाज उल सिराज, उसके दरबार में मिनहाज उल सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्राप्त था। ये इतिहासकार है, मलिक ताजुद्दीन। तो सिराज याद रखिएगा किससे संबंधित है, मिनहाज उल सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्राप्त था। अगर इसका धर्म का मामला देखा जाए तो ये बहुत कट्टर नहीं है, ये सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, रात्रि के समय धर्म को समय देते हैं, लोगों से धर्म पर चर्चा करते हैं। तो धर्म का इनका एंगल बहुत कट्टरता का नहीं है, उदारवादी है। सूफी संतों की इज्जत करते हैं, अगर नहीं कर रहे होते कुतुब मीनार बनवाते ही नहीं ना, बख्तियार काकी। तो बहुत लिबरल है। और चूंकि ऐबक का प्रभाव इन पर दिखता है तो ऐबक भी धर्म को लेकर के बहुत लिबरल रहे, तो इसीलिए धर्म के बारे में इनके प्रति बहुत ज़्यादा बातें नहीं बनती, ठीक है ना। हाँ, जैसे जब ये हौज़े शमसी बनवा रहे थे, शमसी तालाब जब बनवा रहे थे, तो इसमें इनको बख्तियार काकी ने चंदा भी दिया। तो जब ये वो बदायूं में बनवा रहे थे हौज़े शमसी, तो उसमें सूफी संत ने इनको चंदा भी दिया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मतलब इनका और उनका रिश्ता कहीं ना कहीं बेहतर रहा होगा, ये उनको मानते होंगे, तभी बताए होंगे कि साहब ऐसा हो रहा है। तो आशीर्वचन के रूप में, आशीर्वाद के रूप में उन्होंने कुछ पैसे दिए होंगे ना। तो जैसे आप चंदा किससे मांगने जाते हैं? जिससे आपकी दुश्मनी होती है? नहीं, या तो आप किसी से, जैसे आप मान लो कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो आपकी मान्यता है कि आप 1 रुपये अम्मा से लेकर के लगाएंगे इसमें, तो ये मान्यता है। उनके पास 10 है तो 10,000 लेके लगा दिया। आपको ये मानना है कि हम उनके पैसे से ही शुरुआत करेंगे। तो कुछ लोग होते हैं चाहे 10 रुपये उनसे ले लें, उनके हाथ से लेकर के फिर अपने काम को शुरू करते हैं। तो वैसे ही हो सकता है कि वो सूफी संत से कहे हों, मांगे हों, निवेदन किए हों और उन्होंने दिया हो। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि हौज़े जो शमसी तालाब बना था उसमें शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उन्हें चंदा दिया था। नॉट इम्पॉर्टेंट ना, रिलेवेंट नहीं, ऐसे मन में बिठा कर रखो ना कि ऐसा हुआ था, ठीक है। स्टोरी बहुत, अब कितना याद करोगे, सारे फैक्ट याद करने बैठोगे तो भूल जाओगे। मैं तो बस एक चीज़ कहता हूँ, यू स्टार्ट रीडिंग ओनली, रीड करते रहो, स्टोरी कनेक्ट हो जाती है, स्टोरी हमेशा कनेक्ट होती है। जैसे आपको अभी नाने वाले पक्ष को, मामा वाले पक्ष को याद करना चालू करिए तो अभी मामा, फिर उनके जो साले होंगे, फिर उनके जो रिश्तेदार होंगे, ऐसे कनेक्ट होता चला जाएगा। आपको एट अ टाइम सब कुछ नहीं याद रहेगा, लेकिन जब उस पर आप प्रभाव मतलब सोचते हैं उसके बारे में तो याद रहेगा। जैसे अभी संविधान सोचने लगो, संविधान की बातें फिर याद आएंगी। लेकिन अभी अचानक सोचो तुम्हें क्या क्या आता है, तो उत्तर मिलेगा कुछ नहीं आता है, क्योंकि अब एक साथ चारों दिशा में थोड़ी भाग सकता है। तुम्हें याद सब रहता है भाई, बस इतना करो कि बस उनसे जान पहचान बनाए रखो, जब समय मिले रिवाइज करो। जब वहां पूछेगा ना हौज़े शमसी, तो इल्तुतमिश भी याद आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इतना ध्यान रखना। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ठीक है, कुछ बातें लिखिए या एक हेडिंग डाल लीजिए, मंगोलों का आक्रमण या मंगोलों के आक्रमण का खतरा, ऐसा लिख लीजिए। मंगोलों के आक्रमण का खतरा, ठीक है। अब देखिए,
कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे मंगोलों के आक्रमण को लेकर के, ठीक है, क्या हुआ था मतलब लिखेंगे, और रजिया सुल्तान पर भी बात कर लोगे। आज की क्लास यहीं रोक देंगे, ठीक है ना, कुछ कारण से कल इसके आगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।